बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं भैया आप लोग? रटना नहीं है, समझना है। सेंट टेक्स्ट बुक बोर्ड फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 9 केमिकल काइनेटिक्स का पार्ट 5 हम करने जा रहे हैं। पार्ट 5। कॉपी पेंसिल ले लीजिए, लेक्चर को नोट करना है और मुस्कुराते रहना है। पिछले 4 पार्ट्स के अंदर हमने केमिकल काइनेटिक्स को डिस्कस किया। पेज के मुताबिक चलते हैं ना, बुक के मुताबिक आपके। अब ये देख लीजिए 187 पेज पे मैं आ गया हूँ और यहाँ पर अब जो हेडिंग है हमारे पास 9.2.4 फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ रिएक्शन। फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन। वो अवामिल क्या हैं, वो फैक्टर्स क्या हैं जो असरअंदाज होते हैं केमिकल रिएक्शन की स्पीड पे। टू द पॉइंट ये बात है। तो फिर क्या किया जाए? एक तो आपको पता है जिसको हम कंसंट्रेशन कहते हैं, मिकदार, रिएक्टेंट्स की मिकदार, रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन, रिएक्टेंट की मिकदार। इसको हम पिछली वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं कि जितने ज़्यादा आप मिकदार बढ़ा देंगे रिएक्टेंट्स की, जितनी ज़्यादा आप कंसंट्रेशन बढ़ा देंगे रिएक्टेंट्स की। रिएक्टेंट पहले 2-2 चम्मच आप मिला रहे थे, अब आप 10-10 चम्मच मिला रहे हैं। रिएक्टेंट आप जो है वो 200-200 ग्राम पहले ले रहे थे, अब आप 1000-1000 ग्राम रिएक्टेंट ले रहे हैं, उनको रिएक्ट करा रहे हैं। और रिएक्टेंट जो है उनके मोल्स पहले आप 2 ले रहे थे, अब आप 10 मोल्स ले रहे हैं। तो इससे क्या होगा? आपकी केमिकल रिएक्शन का रेट बढ़ जाएगा। दूसरे लफ्ज़ों में आपके केमिकल रिएक्शन की स्पीड बढ़ जाएगी। रेट का मतलब स्पीड ही है, ठीक है। तो ये तो एक फैक्टर है ना। अब यहाँ पर तफसील से इनके ऊपर बात हो रही है कि ये क्या है। केमिकल रिएक्शन की स्पीड बढ़ाना या रेट बढ़ाने के पीछे वजह, और केमिकल रिएक्शन की स्पीड कम करने के पीछे वजह, ये दोनों आपको पता होना चाहिए। एमसीक्यूज़ में कहीं भी आपसे पूछा जा सकता है। इंडस्ट्रियलिस्ट जो हैं, जिनकी फैक्ट्रीज़ हैं, जिनकी कंपनीज़ हैं, यहाँ पर प्रोडक्ट्स तैयार होती हैं, तो ऑब्वियस सी बात है वो तो यही चाहेंगे ना कि भाई हमारी एक प्रोडक्ट जो है वो तैयार हो रही है 10 घंटे में, ये 2 घंटे में तैयार हो जाए। तो वो इंडस्ट्रियलिस्ट, वो फैक्ट्रीज़ वाले ये चाहते हैं कम वक्त में तैयार हो जाएगी, तो उसके हिसाब से बेहतरीन उनकी प्रोडक्टिविटी होगी, प्रॉफिट होगा, बला बला बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है। कभी कभी ऐसे केमिकल रिएक्शंस भी होते हैं जिनको स्लो करना पड़ता है, जैसे कि ऐसी प्रोडक्ट्स भी होती हैं जो कि हाईली एक्सप्लोसिव होती हैं। एक्सप्लोसिव भी तो, बारूद जो है वो भी तो एक प्रोडक्ट ही है ना। तो इनको बड़ा केयरफुली जो है वो रिएक्ट करवाया जाता है, तो वहाँ पर हमें स्पीड स्लो चाहिए होती है, ठीक है। तो ये बात जहन में रखिएगा। अब हमारे पास 5 फैक्टर जो है आपकी बुक के अंदर इन्होंने दिए हुए हैं। पहला फैक्टर उसने बताया है नेचर ऑफ रिएक्टेंट। नेचर ऑफ रिएक्टेंट्स। रिएक्टेंट किस किस्म के होने चाहिए? क्या रिएक्टेंट बज़ाते ख़ुद ज़िम्मेदार हैं स्पीड के, रेट ऑफ द केमिकल रिएक्शन के? जी बिल्कुल रेस्पॉन्सिबल हैं। दूसरा तो उसने कंसंट्रेशन को तो अभी तक हम सुनते हुए आ रहे हैं, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स, रिएक्टेंट्स की मिकदार। तीसरा जो फैक्टर है वो हमारे पास है, फिर इसी में एग्जाम्पल भी आ रही है 9.4। तीसरा जो फैक्टर है हमारे पास सरफेस एरिया है। क्या ये भी एक फैक्टर है? जी बिल्कुल, ये भी एक फैक्टर है, इसको भी देखेंगे। नंबर 4 पे जो हमारे पास है रेडिएशंस। क्या है? रेडिएशंस भी एक फैक्टर है, बिल्कुल रेडिएशंस भी फैक्टर है एक। और फाइनली टेम्परेचर जो है वो भी एक फैक्टर है। तो सबसे पहले नेचर ऑफ रिएक्टेंट, इसको देख लेते हैं। नेचर ऑफ रिएक्टेंट्स, नेचर ऑफ रिएक्टेंट्स, इनके हवाले से क्या बात की गई है, ये मैंने पॉइंट्स ले रखे हैं यहाँ पर। अच्छा, कुछ रिएक्टेंट जो है वो तेज़ी के साथ रिएक्ट करते हैं, कुछ रिएक्टेंट जो है वो स्लो रिएक्ट करते हैं। वजह क्या है उसके अंदर? उसके अंदर उनकी नेचर है। यहाँ पर जो नेचर ऑफ रिएक्टेंट से मतलब है ना, जैसे कि उसने हमें बताया, इसके पीछे 3 वजूहात होती हैं। स्ट्रक्चर ऑफ रिएक्टेंट,
ये 3 रीज़न्स हैं, नोट लिख कर लीजिए कि नेचर ऑफ रिएक्टेंट्स पॉइंट ऑफ व्यू से रिएक्टेंट में क्या देखना है आपने, स्ट्रक्चर ऑफ रिएक्टेंट, ये भी रिएक्टेंट का स्ट्रक्चर भी जो है वो जिम्मेदार है इस चीज़ के लिए। नेचर ऑफ बॉन्डिंग, केमिकल बॉन्डिंग जो है रिएक्टेंट के अंदर वो जिम्मेदार है। और इसके अलावा फिज़िकल स्टेट, उसकी फ़िज़िकल स्टेट भी जो है वो जिम्मेदार है। आया सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है। सॉलिड अगर है तो वो ज़्यादा तेज़ी के साथ रिएक्ट करेगा, या गैस अगर है वो तेज़ी के साथ रिएक्ट करेगी। तो यहाँ पर ये फ़िज़िकल स्टेट भी उसका बड़ा मैटर करती है। उस रिएक्टेंट के अंदर जो केमिकल बॉन्डिंग है, रिएक्टेंट ऑब्वियस सी बात है मॉलिक्यूल्स से मिलके बना है ना, तो मॉलिक्यूल्स के दरमियान और मॉलिक्यूल्स के अंदर एटम्स के दरमियान जो केमिकल बॉन्डिंग है, कोवलेंट बॉन्डिंग है, आयोनिक बॉन्डिंग है, ये भी जिम्मेदार है उसकी स्पीड के पीछे। स्ट्रक्चर, उसका स्ट्रक्चर कैसा है, इसमें आ जाती है उसकी ज्योमेट्री। जो भी आप चीज़ रिएक्टेंट आप ले रहे हैं, ठीक है, अगर तो वो सॉलिड है फॉर एग्जांपल, तो सॉलिड है तो आपको पता है सॉलिड हमारे पास 2 किस्मों के होते हैं। हमारे पास जो है वो एमरफस सॉलिड्स भी होते हैं और क्रिस्टलाइन सॉलिड्स भी होते हैं। तो यहाँ पर ये स्ट्रक्चर जो है ये आपको यही बताता है, ख़ास तौर पे सॉलिड्स रिएक्टेंट अगर हों तो वो एमरफस सॉलिड्स हैं या क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हैं। उनके अंदर एमरफस सॉलिड्स या क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के अंदर जो पार्टिकल्स की ज्योमेट्री है, 3D ज्योमेट्री जो है वो भी जिम्मेदार है। तो ये नेचर ऑफ रिएक्टेंट की अगर आपसे कोई सवाल पूछे कि नेचर ऑफ रिएक्टेंट जो है वो कैसे ज़िम्मेदार है भाई रेट ऑफ रिएक्शन का, मैं आपको यही बात सिखाता हूँ ना कि आप जवाब देने के काबिल हों। आपसे कोई सवाल पूछे तो आप उसको जवाब दें। आपसे पूछा जाता है नेचर ऑफ रिएक्टेंट जो है वो किस पॉइंट ऑफ व्यू से एक फैक्टर है जो कि स्पीड का ज़िम्मेदार है केमिकल रिएक्शन की, तो आप बता दें कि नेचर ऑफ रिएक्टेंट से मतलब रिएक्टेंट्स का स्ट्रक्चर कैसा है, वो भी, उससे भी रेट ऑफ रिएक्शन पे फ़र्क पड़ता है। रिएक्टेंट्स के अंदर बॉन्डिंग कौन सी है, केमिकल बॉन्डिंग कौन सी है, इससे भी जो है वो रेट ऑफ रिएक्शन पे फ़र्क पड़ता है। और रिएक्टेंट की फ़िज़िकल स्टेट कौन सी है, आया सॉलिड है, लिक्विड है या गैस है, इससे भी फ़र्क पड़ता है। ठीक है भाई। एग्जाम्पल जैसे हमारे पास यहाँ पर सोडियम है, सोडियम को ले लें आप, ठीक है, और दूसरा आयरन की मिसाल उसने दी है, आयरन। दोनों सॉलिड हैं, बाज़ार में मिलते हैं, सोडियम भी मिलता है, आयरन भी मिलता है, आप ले आइए, ठीक है। तो ये सोडियम और आयरन को, ये सोडियम जो है ये क्विकली रिएक्ट करेगा, इसका रेट बहुत हाई है सोडियम का, ये तेज़ी के साथ रिएक्ट करेगा। आयरन जो है वो स्लो रिएक्ट करेगा, ठीक है। अब ये क्विकली रिएक्ट कर रहा है, ये तेज़ी के साथ रिएक्ट कर रहा है। इसके पीछे सोडियम का स्ट्रक्चर, सोडियम के अंदर केमिकल बॉन्डिंग और सोडियम की फ़िज़िकल स्टेट जो है वो ज़िम्मेदार है। आयरन जो है स्लो रिएक्ट क्यों कर रहा है, इसके पीछे आयरन का स्ट्रक्चर, आयरन के अंदर केमिकल बॉन्डिंग और आयरन की फ़िज़िकल स्टेट जो है वो ज़िम्मेदार है, ठीक है भाई। एक और मिसाल हमारे पास दूसरी ये है कि अगर सोडियम को आप जो है वो पानी में डाल दें और कैल्शियम को अगर आप जो है वो पानी में डाल दें, दोनों को पानी में डाल दें, तो यहाँ पर वाइगोरसली रिएक्ट करेगा सोडियम। ज़रा ध्यान से इसको, सोडियम को पानी में डालिएगा, धमाका होता है और तेज़ी के साथ सोडियम जैसे ही पानी के साथ रिएक्ट करती है ब्लास्टिंग शुरू हो जाती है। तो ब्लास्टिंग शुरू होने का मतलब जब आपने सोडियम का टुकड़ा जो है पानी में डाला, वहाँ पर ब्लास्टिंग हो रही है, उछल कूद मच गई वहाँ पर, तो इसका मतलब सोडियम बड़ी तेज़ी के साथ पानी के साथ रिएक्ट कर रहा है। लेकिन कैल्शियम जो है उसको अगर आप पानी के अंदर डालें तो कैल्शियम जो है वो एज़ कम्पेयर टू सोडियम ये जो है इतना वाइगोरस नहीं होगा, इतना शदीद नहीं होगा। इसके पीछे वजह क्या है, इसके पीछे वजह नोट कर लीजिए कि हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव है कौन, सोडियम। कैल्शियम भी इलेक्ट्रोपॉजिटिव है लेकिन लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव है एज़ कंपेयर टू सोडियम, ठीक है। दूसरी क्या वजह है, दूसरी वजह है ये हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, इसलिए ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्विकली लॉस कर देता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है ये क्विकली लॉस कर देता है, ठीक है भाई।
हाईली इलेक्ट्रो पॉजिटिव है और जो है वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन को सोडियम क्विकली लॉस कर देता है। तो इसका दूसरा मतलब क्या हुआ, केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन तो डिपेंड ही इलेक्ट्रॉन पे करता है ना भाई, या तो इलेक्ट्रॉन शेयरिंग करेंगे या इलेक्ट्रॉन जो है वो ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो कोई भी जब दो एटम आपस में मिल रहे हैं वो इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग कर रहे हैं या इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र कर रहे हैं, इसको दूसरे लफ्ज़ों में हम क्या कहते हैं, केमिकल रिएक्शन हो रहा है। अब ये इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग या इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र जो है ये अगर बहुत तेज़ी के साथ हो रहा है या बहुत स्लो हो रहा है, तो हमें क्या नज़र आएगा कि भाई रिएक्शन स्लो हो रहा है या तेज़ हो रहा है। तो यहाँ पर सोडियम जो है वो क्विकली जो है वो इलेक्ट्रॉन का लॉस करता है, हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, ठीक है। जब इसको पानी में डाला जाता है, पानी के साथ ये रिएक्ट करता है। कैल्शियम जो है वो भी इलेक्ट्रोपॉजिटिव है लेकिन उससे थोड़ा कम है, ठीक है भाई। अच्छा, इसके अलावा कुछ अदर रीज़न्स भी हैं, इनको भी नोट कर लीजिए। अदर रीज़न्स भी हैं, कुछ दूसरी वजूहात भी हैं। आयोनिक सब्सटेंसेस जो हैं, आयोनिक सब्सटेंसेस आपको पता है ना, वो चीज़ें जिनके अंदर आयोनिक बॉन्ड बना हुआ हो वो चीज़ें आयोनिक सब्सटेंसेस कहलाती हैं। वो चीज़ें जिनके अंदर कोवलेंट बॉन्ड बना हुआ हो वो चीज़ें कोवलेंट सब्सटेंसेस कहलाते हैं, कोवलेंट कंपाउंड्स कहलाते हैं। तो आयोनिक सब्सटेंसेस जो है ये क्विकली रिएक्ट करते हैं एज़ कंपेयर टू कोवलेंट सब्सटेंसेस, इसको भी नोट कर लीजिए, ठीक है भाई। ये तो हमारे पास हो गया पहला फैक्टर, नेचर ऑफ रिएक्टेंट, इसको हमने डिस्कस कर लिया। अब दूसरा फैक्टर जो है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, इसको हम पिछली वीडियोस के अंदर भी डिस्कस कर चुके हैं और थोड़ा सा इसके ऊपर बात कर लेते हैं, क्योंकि ये टॉपिक ही असल में ये टॉपिक ही फैक्टर्स के ऊपर है। फैक्टर्स वो अवामिल जो कि असरअंदाज हो रहे हैं स्पीड ऑफ द रिएक्शन या रेट ऑफ द रिएक्शन पे। दूसरा हमारे पास है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स, रिएक्टेंट्स की मिकदार, क्या इससे फ़र्क पड़ता है, इससे फ़र्क पड़ता है, ये मेन चीज़ है। रेट लॉ ये कह रहा है कि मोर कंसंट्रेटेड मोर रेट या स्पीड होगी। अब रेट लॉ जो है हमारे पास, रेट लॉ क्या कहता है, याद है ना, रेट लॉ, रेट लॉ, रेट लॉ आपको यही बात करता है कि जो रिएक्टेंट हैं उनकी कंसंट्रेशन जितनी ज़्यादा होगी उतना ही रेट ज़्यादा होगा। डायरेक्ट रिलेशनशिप है, द हायर द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स द ग्रेटर वुड बी द रेट ऑफ द रिएक्शन। ये रेट लॉ है जो कि हमें ये बात बताता है, ठीक है। तो यही बताता है मोर कंसंट्रेशन मीन्स मोर स्पीड, मोर स्पीड या रेट, ये बात भी कर। अच्छा, एक और ख़ास बात, जब दो चीज़ें आपस में रिएक्ट करती हैं ना, ये वैसे आगे कोलाइजन थ्योरी आ रही है, इस पे हम आगे बात करेंगे। जब दो चीज़ें आपस में रिएक्ट करती हैं तो रिएक्ट करने से पहले उनके अंदर क्या मामलात होते हैं, इसको ज़रा देखें आप। मिसाल के तौर पर ये एक चीज़ है, ये एक रिएक्टेंट A है, ये दूसरा रिएक्टेंट जो है वो B है। इसके अंदर भी जो है वो मॉलिक्यूल्स मौजूद हैं, इसके अंदर भी मॉलिक्यूल्स मौजूद हैं। अब ये मॉलिक्यूल्स जो हैं, काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी यही कहती है कि ये हालत सुकून में नहीं है, ये स्टैटिक स्टेट में नहीं है, ये रुके हुए हालत में मॉलिक्यूल्स नहीं है, बल्कि ये मुस्तकिल हरकत में है और एक दूसरे से ये टकरा रहे हैं, कोलाइड हो रहे हैं, कोलाइड हो रहे हैं, टकरा रहे हैं ये मॉलिक्यूल्स आपस में। तो इनके टकराव की वजह से इनके दरमियान जो बॉन्ड बना हुआ है, ठीक है, इन मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो बॉन्ड बना हुआ है वो टूट जाएगा। लेकिन ये डिपेंड करता है कि ये कोलाइजन, ये टकराव कितनी रफ्तार से हो रहा है। अगर तो बहुत तेज़ी के साथ मॉलिक्यूल टकराएंगे तो उनके दरमियान बॉन्ड टूट जाएगा, अगर स्लो टकराएंगे तो उनके दरमियान बॉन्ड नहीं टूटेगा, ठीक है। तो अभी ये नॉर्मली जो है वो टकरा रहे हैं आपस में, तो इनका टकराना, कोलाइड होना मॉलिक्यूल्स का ज़रूरी है इनका, और ये टकराव अगर आप इसमें इजाफ़ा कर दें तो ज़्यादा हो जाएंगे। भाई अभी यहाँ मॉलिक्यूल्स मिसाल के तौर पर 8-10 हैं, ठीक है, आपने 8-10 मॉलिक्यूल का और इजाफ़ा कर दिया तो क्या होगा, इससे टकराव ज़्यादा होगा ना, कोलाइजन ज़्यादा होगा। ये टकराव का जो रेट है, ये कोलाइजन रेट है, ये बढ़ जाएगा और इसकी वजह से क्या होगा कि इनकी काइनेटिक एनर्जी में भी इजाफ़ा हो जाएगा,
इन मॉलिक्यूल्स की, और इसके नतीजे में क्या होगा, जो सबसे मेन चीज़, इन मॉलिक्यूल्स के दरमियान बॉन्ड जो है वो ब्रेक हो जाएगा। बॉन्ड का ब्रेक होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एग्जैक्टली दूसरा रिएक्टेंट है, इसके साथ भी आपने कंसंट्रेशन में इसकी भी इजाफा कर दिया, यहाँ पर भी बहुत ज़्यादा मॉलिक्यूल्स आ गए, तो इनका भी क्या हो गया, इनका भी बॉन्ड जो है वो ब्रेक हो गया, इनके दरमियान जो बॉन्ड है वो भी टूट गया, ब्रेक हो गया। किस वजह से हुआ, क्योंकि अब आपने मॉलिक्यूल्स की तादाद में इजाफा कर दिया। दूसरे लफ्ज़ों में आपने कंसंट्रेशन बढ़ा दी है, इसकी भी और इसकी भी। ज़्यादा कंसंट्रेशन होगी उतना ज़्यादा ही टकराव होगा। मोर कंसंट्रेशन मीन्स मोर स्पीड, और हम इसको ये भी कह सकते हैं मोर कंसंट्रेशन मीन्स मोर कोलाइजन। मोर कोलाइजन। ठीक है भाई, मोर कोलाइजन। और मोर कोलाइजन मतलब मोर बॉन्ड ब्रेकिंग, और मोर बॉन्ड ब्रेकिंग का मतलब मोर रेट या मोर स्पीड। कनेक्शन बन गया सारा का सारा। ठीक है भाई, इसने मिसाल दे के यहाँ पर समझाया है, अभी इसको मिटाऊं। जैसे कि इसने मिसाल दे के यहाँ पर समझाया है कि इसकी एक्सप्लेनेशन में ये केमिकल रिएक्शन है ए और बी, और इससे एक प्रोडक्ट बन रही है ए बी। फिर ये बता रहा है इसका रेट लॉ जो है वो R = K A B, ये रेट लॉ आ गया। अब कंसंट्रेशन ऑफ ए जो है वो आप डबल कर दें, कंसंट्रेशन ऑफ ए जो है वो डबल कर दें, और कंसंट्रेशन ऑफ बी जो है ये भी आप डबल कर दें। ठीक है, तो इनके कंसंट्रेशन के डबल करने से फ़र्क क्या पड़ेगा, कंसंट्रेशन के फ़र्क ये पड़ेगा कि 2 टाइम्स जो है वो बढ़ सकता है, लेकिन ये हमें नहीं पता कितने टाइम्स जो है वो स्पीड बढ़ेगी। अब मैं इसको और आगे लेके चलूँ तो ये ए की जगह पर मैं 2 लिख दूँ, क्योंकि कंसंट्रेशन जो है वो डबल कर दिए ए की, और इसकी जगह पे भी 2 लिख दूँ, इसकी भी कंसंट्रेशन डबल कर दी है। लेकिन ये डिपेंड करता है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पे। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन मतलब इनके ऊपर पावर क्या है। अगर इसके ऊपर 1 की पावर है, इसके ऊपर 2 की पावर है, तो आप देखें कि ये जो है इसको जब मैं सॉल्व करूँगा तो इसका रिज़ल्ट आएगा 2, और इसको जब मैं सॉल्व करूँगा इसका रिज़ल्ट आएगा 4। मतलब इसकी ए की कंसंट्रेशन डबल करने पर आपको जो रिज़ल्ट मिल रहा है वो 2 टाइम्स मिल रहा है। रिज़ल्ट क्या मिल रहा है आपको, 2 टाइम्स मिल रहा है। और बी की कंसंट्रेशन डबल करने पे रिज़ल्ट आपको 4 टाइम्स मिल रहा है। ठीक है, तो बहरहाल ये हम नहीं जानते कौन सा रिएक्टेंट जो है वो कितने टाइम्स बढ़ा के हमें रिज़ल्ट देगा अगर हम उसको डबल कर दें तो, कि इसको डबल, ए को डबल किया, बी को डबल किया। हो सकता है कि इसको ए को डबल करने के ऊपर जो है 4 टाइम्स रिज़ल्ट मिल जाए, हो सकता है बी को डबल करने पे 2 टाइम्स रिज़ल्ट मिल जाए। तो ये तो डिपेंड करता है रिएक्टेंट के ऊपर कि वो कितना रिएक्टिव है। ठीक है, तो ये इसकी एक्सप्लेनेशन थी। अच्छा, अब एग्जाम्पल देख लेते हैं। इसी में एग्जाम्पल जो है वो 9.4 है। एग्जाम्पल 9.4 है, ये रही आपकी बुक के अंदर, ये पेज नंबर 188 के ऊपर। ठीक है भाई, इसमें ये बता रहा है कि एक रिएक्शन है और उसमें सल्फ़र ट्राइऑक्साइड जो है, सल्फ़र ट्राइऑक्साइड जो है वो डिकम्पोज हो रही है, वो टूट रही है, और उससे सल्फ़र डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन गैस जो है वो बन रही है। ठीक है भाई, रेट लॉ जो इसका दिया है उसने बता दिया है हमें कि, और ये जो है हमारे पास सल्फ़र ट्राइऑक्साइड और ये मेन चीज़ 2 उसने बता दिया। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन उसने हमें दे दिया, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हमें दे दिया उसने। ठीक है भाई, ये बात जहन में रखिएगा, ये गिवन है। अब क्या पूछ रहा है, व्हाट विल बी द रेट इफ़ कंसंट्रेशन, रेट आपसे पूछ रहा है कि रेट आपने बताना है
किन सूरतों में? अगर कंसंट्रेशन जो है वो आप डबल कर दें, कंसंट्रेशन जो है आप हाफ कर दें। डबल का मतलब होता है 2, हाफ का मतलब होता है 1/2। तो कंसंट्रेशन अगर 2 गुना बढ़ा देंगे, डबल कर देंगे, तो क्या रेट होगा रिएक्शन का? और कंसंट्रेशन अगर आप हाफ कर देंगे 1/2, तो क्या रेट होगा रिएक्शन का? कोई इतना मुश्किल काम नहीं है ये। R इज इक्वल टू यहाँ पर सल्फर ट्राइऑक्साइड, ये कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट करता है ना। स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जो कुछ भी लिखा होता है इसका मतलब होता है कंसंट्रेशन। उसने बता दिया कंसंट्रेशन डबल कर दें मतलब 2 कर दें, तो ये 2 कर दी और इसके ऊपर ये 2 लिखा हुआ है, ठीक है। तो कंसंट्रेशन डबल करने पे क्या रिजल्ट आएगा? 2 × 2 इज इक्वल टू 4 टाइम्स रिजल्ट मिलेगा। 4 टाइम्स जो है वो आपको रिजल्ट मिलेगा। 4 गुना ज़्यादा स्पीड बढ़ जाएगी अगर आप सल्फ़र ट्राइऑक्साइड की कंसंट्रेशन को, इसकी मिकदार को डबल कर देंगे, तो आपको रिज़ल्ट 4 टाइम्स मिलेगा। 4 टाइम्स, 4 गुना ज़्यादा आपको रिज़ल्ट मिलेगा। और अगर आप कंसंट्रेशन जो है वो हाफ कर देते हैं, तो इसका क्या मतलब हुआ? 1/4 टाइम्स। देखिए ज़रा, कंसंट्रेशन आपने डबल के बजाय सिंगल नहीं की, बल्कि सिंगल का भी हाफ कर दिया, ठीक है। तो रिज़ल्ट आपको 1/4 टाइम्स मिला है, ठीक है भाई। ये एग्जाम्पल भी हो गई। अब तीसरा फैक्टर जो है वो भी डिस्कस कर लेते हैं। थर्ड फैक्टर जो हमारे पास है, सरफेस एरिया। सरफेस एरिया, सरफेस एरिया सॉलिड रिएक्टेंट से मुताल्लिक है, सॉलिड रिएक्टेंट से मुताल्लिक है, ठीक है भाई। सरफेस किसको कहते हैं? सरफेस का मतलब इसको उर्दू में सतह कहा जाता है, और सतह या सरफेस का मतलब होता है एक्सपोज्ड एरिया, एक्सपोज्ड रीजन, एक्सपोज्ड स्पेस ऑफ समथिंग। वो चीज़ जो कि सबसे ज़्यादा नुमायाँ है किसी भी चीज़ के अंदर, जो सबसे ज़्यादा एक्सपोज्ड है, वो स्पेस, वो इलाका, वो रीजन, वो एरिया जो सबसे ज़्यादा नुमायाँ है किसी भी चीज़ के अंदर, वो उसकी सरफेस कहलाती है। जैसे कि अगर मैं इसकी सरफेस बोलूँ, तो इस मार्कर में सबसे ज़्यादा नुमायाँ या एक्सपोज्ड क्या है? क्या ये है? क्या ये है? नहीं, आप बोलेंगे सर ये है सबसे ज़्यादा एक्सपोज्ड। ये इस बोर्ड की अगर बात करूं कि इसका सरफेस बताएं, तो आप साइडों की बात नहीं करेंगे, सबसे ज़्यादा, हालांकि वो भी साइड भी एक्सपोज्ड है ना, ये वाली साइड भी एक्सपोज्ड है, लेकिन कितनी? इतनी एक्सपोज्ड है। तो जो सबसे ज़्यादा एक्सपोज्ड होगा इलाका, स्पेस या एरिया, वो जो है सरफेस कहलाएगा। जैसे कि इसकी सरफेस क्या है? ये है। इसकी सतह क्या है? ये है, ठीक है भाई। एरिया, एरिया का मतलब होता है लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ। जब मैं आपसे पूछ रहा हूँ किसी चीज़ का एरिया बताइए, तो मैं आपको आसान लफ्ज़ों में कह रहा हूँ उसकी मुझे लंबाई और चौड़ाई बता दीजिए कलेक्टिवली। मैं इसका एरिया पूछ रहा हूँ, तो इसका मतलब मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि इसकी लंबाई कितनी है, इसकी चौड़ाई कितनी है, इसकी लेंथ कितनी है और इसकी ब्रेड्थ कितनी है। इसकी हाइट कितनी है ये मैं आपसे नहीं पूछ रहा, इसकी हाइट कितनी है ये मैं आपसे नहीं पूछ रहा, क्योंकि मैंने आपसे एरिया पूछा है। अगर मैं हाइट भी जानना चाहता तो मैं आपसे कहता मुझे इसका वॉल्यूम बताइए, क्योंकि वॉल्यूम होता है लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ मल्टीप्लाई बाय हाइट। तो ये हो गया सरफेस एरिया, सरफेस का एरिया। ये सॉलिड से रिलेटेड है। जब आप सॉलिड रिएक्टेंट्स को रिएक्ट करवा रहे हो तो उनके बड़े बड़े ब्लॉक्स लेने की ज़रूरत नहीं है। आप चाहते हैं कि रिएक्शन जल्दी हो तो इसको पाउडर्ड फॉर्म में ले आएँ, पाउडर्ड फॉर्म में ले आएँ, पाउडर कर लें उस सॉलिड को। जब वो पाउडर हो जाएगा तो पाउडर होने से पता है क्या होगा? सरफेस एरिया इंक्रीज़ हो जाएगा। सरफेस एरिया क्या हो जाएगा? इंक्रीज़ हो जाएगा। इसका रिज़ल्ट क्या निकलेगा? द ग्रेटर द सरफेस एरिया, द ग्रेटर वुड बी द रेट। ग्रेटर सरफेस एरिया, सरफेस एरिया जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, सरफेस एरिया जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रेट के। तो जितना ज़्यादा आप सरफेस एरिया बढ़ाएंगे उतना ज़्यादा केमिकल रिएक्शन की जो है वो रेट बढ़ जाएगा, उसकी स्पीड बढ़ जाएगी। और ये सरफेस एरिया बढ़ाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा?
जो सॉलिड रिएक्टेंट्स हैं उनको पाउडर्ड शक्ल में ले आइए। ठीक है भाई, ये भी हो गया। अच्छा, और कोई ख़ास बात इसने एग्जाम्पल भी यहाँ पर दे के बताइए हमें कि एग्जाम्पल भी देख लें। एग्जाम्पल में उसने बोला है कि जिंक जो है, जिंक, ये जिंक सॉलिड होता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है, ये आपको पता है, हम एक बीकर के अंदर हम पानी लेते हैं और पानी के अंदर हाइड्रोक्लोरिक एसिड मौजूद होता है। तो एसिड जो है वो हम पानी में ही रखते हैं, तो ये सल्यूशन की फॉर्म में एसिड होगा, ये जिंक होगा। तो इनको अगर रिएक्ट कराना है आपस में, तो इसके पीसेस जो है वो आप इस सल्यूशन के अंदर डाल दीजिए जिंक के। ठीक है, और अगर आप चाहते हैं तेज़ी के साथ रिएक्ट हो तो फिर क्या करें, जिंक जो है इसको पाउडर फॉर्म में ले आइए, वो तेज़ी के साथ रिएक्ट करेगा और इसके नतीजे में क्या बनेगा, इसके नतीजे में बनेगा जिंक क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस जो है वो रिलीज़ होगी। आपको पता कैसे चलेगा, हाइड्रोजन गैस जब इसमें से बनेगी तो हाइड्रोजन गैस इसमें रुकेगी नहीं, इस पानी के अंदर फ़ौरन बाहर निकलेगी, और जब बाहर निकलेगी तो आपको सरफेस पर बबल्स बनते हुए नज़र आएंगे, जैसे फिज़ी ड्रिंक्स में होता है ना, कोक, पेप्सी वगैरह ये वो। ठीक है, जब आप उनको खोलते हैं तेज़ी के साथ बबल्स बनते हैं, तो इसीलिए क्योंकि उन फिज़ी ड्रिंक्स के अंदर जो है उसके लिक्विड में कार्बन डाइऑक्साइड को बड़े बहुत ज़्यादा प्रेशर के साथ डाला जाता है उस लिक्विड में। ठीक है भाई, सरफेस एरिया भी हो गया। रेडिएशंस, इसको हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। केमिकल रिएक्शंस जो हैं, ज़रूरी नहीं है कि उनको आप जो है वो धूप में भी केमिकल रिएक्शन हो सकता है। दो चीज़ें जो कि रिएक्ट नहीं कर रही, आप उनको धूप में रख दें, सनलाइट में रख दें, हो सकता है कि वो रिएक्ट कर जाएं। तो रेडिएशन का मतलब यहाँ पर सिर्फ आप सनलाइट आसान लफ्ज़ों में ले लीजिए। सनलाइट बहुत सारी लाइट्स का मजमूआ होती है, जिसको हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। सनलाइट के अंदर जो है वो 7 लाइट्स तो वैसे ही होती हैं, जिनको हम क्या कहते हैं, विबग्योर, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। ये 7 लाइट्स जो हैं, जिनको 7 कलर्स कहते हैं, ये सनलाइट के अंदर मौजूद होती हैं। इसके अलावा और भी लाइट्स होती हैं जो कि इनविजिबल होती हैं, आपको अपनी आँख से नज़र नहीं आती, जिनमें अल्ट्रा वायलेट भी होती है और इंफ्रा रेड भी होती है, IR भी होती है। ख़ास तौर पे ये अल्ट्रा वायलेट जो है, ये रेडिएशन, ये हाईली एनर्जेटिक होती है, हाईली एनर्जेटिक। 2 रिएक्टेंट हैं, मिसाल के तौर पर यहाँ पर उसने हमें मिसाल दे के समझाई है कि हाइड्रोजन गैस और क्लोरीन गैस। मिसाल के तौर पर हाइड्रोजन गैस और क्लोरीन गैस, एक बीकर के अंदर आप जो है ये बंद होना चाहिए, क्योंकि दोनों गैसेस हैं तो ये निकल भी सकती हैं। ठीक है, तो इसको आप सील्ड बंद करके रखें। इस कंटेनर को शीशे का बना होना चाहिए, इसमें हाइड्रोजन गैस ले लीजिए और क्लोरीन गैस भी ले लीजिए, और सनलाइट जो है इसमें रख दें इसको। आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ये खुद ही हाइड्रोजन और क्लोरीन जो है आपस में रिएक्शन शुरू करके हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है यहाँ पर बनाना शुरू कर देंगे। ठीक है, पहले क्यों नहीं बना रहे थे, अब क्यों बना रहे हैं, ये क्यों रिएक्ट कर रहे हैं आपस में। याद रखें, रिएक्ट का मतलब यही होता है कि इनके दरमियान बॉन्ड का ब्रेक होना, बॉन्ड ब्रेक होना। और बॉन्ड ब्रेक ऐसे ही नहीं होता, इसके लिए एनर्जी चाहिए होती है, एनर्जी। और कौन सी एनर्जी होती है, हम इसको कहते हैं एक्टिवेशन एनर्जी, एक्टिवेशन एनर्जी। इस पे हम आगे तफसील से बात करेंगे, एक्टिवेशन एनर्जी। तो ये बात नहीं है कि हाइड्रोजन गैस के जो मॉलिक्यूल हैं या क्लोरीन गैस के जो मॉलिक्यूल हैं ये एनर्जेटिक नहीं हैं, ये कोलाइड नहीं कर रहे, या इनके पास एनर्जी नहीं है। नहीं, एनर्जी है। काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी यही कहती है इनके पास एनर्जी मौजूद है और ये कोलाइड भी कर रहे हैं, टकरा भी रहे हैं, लेकिन उतनी एनर्जी इनके पास अभी नहीं आई कि इनके बॉन्ड ब्रेक हो सकें। उतनी एनर्जी अभी इनके पास नहीं आई कि इनके बॉन्ड ब्रेक हो सकें। जब आपने इस जार को उठा के सनलाइट में रख दिया, अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन जो कि हाईली एनर्जेटिक हैं, बहुत ज़्यादा इनके पास एनर्जी होती है, तो ये जब सनलाइट इनके ऊपर पड़ती है, इनके मॉलिक्यूल्स के ऊपर, इनके मॉलिक्यूल्स और उनके एटम्स क्या करते हैं, इस हाई एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं, और हाई एनर्जी को एब्जॉर्ब करने के बाद ये हाईली एनर्जेटिक हो जाते हैं, और हाईली एनर्जेटिक होने के बाद ये इस काबिल हो जाते हैं कि ये बॉन्ड ब्रेक कर सकें अपने अंदर से। तो ये हाइड्रोजन गैस का जो मॉलिक्यूल है, ये हाइड्रोजन और हाइड्रोजन में टूट जाएगा,
क्लोरीन गैस का जो मॉलिक्यूल है ये क्लोरीन और क्लोरीन के एटम्स में टूट जाएगा। तो ये बॉन्ड ब्रेक होने के लिए जो एनर्जी चाहिए होती है उसको हम कहते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। एक्टिवेशन एनर्जी जब तक नहीं मिलेगी ये एक्टिवेट होंगे ही नहीं। ठीक है, तो ये तो हो गया जो इनको रिएक्ट करा रही है, लेकिन हमारा रिएक्शन से ताल्लुक़ नहीं है, हमारा रेट से ताल्लुक़ है कि स्पीड अगर हमें बढ़ानी हो, स्पीड अगर बढ़ानी हो तो क्या करें भाई, आप क्या करें, अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन जो है इसकी इंटेंसिटी को बढ़ा दें, इसकी शिद्दत को बढ़ा दें। तो क्या होगा, अल्ट्रा वायलेट एनर्जी, अल्ट्रा वायलेट रेज जो हैं, जब इनकी इंटेंसिटी बढ़ेगी, इनकी शिद्दत बढ़ेगी, तो इसमें ये क्या हो जाएंगी, ये मज़ीद एनर्जेटिक हो जाएंगी और ज़्यादा हाईली एनर्जेटिक हो जाएंगी। और ज़्यादा हाईली एनर्जेटिक होंगी तो फिर यहाँ पर ये जो रिएक्शन हो रहा था इसमें क्या होगा, इसके रेट में इजाफा हो जाएगा, इसके जो है स्पीड में इजाफा हो जाएगा। ठीक है भाई। आखिरी अब जो है टेम्परेचर, इसके लिए एक डायग्राम भी है और आखिर में सेल्फ असेसमेंट भी है, उसको भी देख लेंगे। तो टेम्परेचर के बारे में ये कहा जाता है कि टेम्परेचर में आप अगर इजाफा कर दें, कितना टेम्परेचर में इजाफा कर दें, 10 डिग्री सेंटीग्रेड अगर आप टेम्परेचर बढ़ा देंगे तो इससे रेट जो है केमिकल रिएक्शन का वो डबल हो जाएगा, रेट डबल हो जाएगा। किस वजह से, अगर आप टेम्परेचर जो है वो 10 डिग्री बढ़ा देंगे। ठीक है भाई। इससे रिलेटेड जो रूल है, एक रूल है, उसका नाम है, जिसको मैं अभी एक्सप्लेन नहीं करूँगा, सिर्फ आप अपने नोट्स में ले लीजिएगा। ये रूल कहलाता है रूल ऑफ थंब, ये रूल ऑफ थंब कहलाता है। और यही रूल ऑफ थंब ये बताता है आपको कि भाई आप जो है वो टेम्परेचर 10 डिग्री अगर बढ़ा देंगे तो रेट ऑफ द रिएक्शन जो है वो डबल हो जाएगा। डबल का मतलब 2 टाइम्स है, 2 टाइम्स है। ठीक है भाई। अच्छा, और क्या है इसके अंदर, और 10 डिग्री सेंटीग्रेड जब आप बढ़ाएंगे, टेम्परेचर बढ़ा देंगे रिएक्टेंट्स का, तो क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी में इजाफा हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी में इजाफा हो जाएगा मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी में जब इजाफा होगा तो वो जो पहले टकरा रहे थे मॉलिक्यूल आपस में, अब उनका टकराव शदीद हो जाएगा, वो और तेज़ी के साथ जो है वो क्या करेंगे, कोलाइड करेंगे। और जितनी तेज़ी के साथ कोलाइड करेंगे, जितनी तेज़ी के साथ कोलाइड करेंगे उससे उनके बॉन्ड जो है वो ब्रेक हो जाएंगे, उन मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो बॉन्ड है वो ब्रेक होना शुरू हो जाएंगे। और उसके बाद क्या होगा, केमिकल रिएक्शन जो है उसमें इजाफा हो जाएगा, 2 टाइम्स जो है उसकी रफ्तार में इजाफा हो जाएगा, 2 टाइम्स उसकी रफ्तार में बढ़ जाएगा। ठीक है भाई। ये बात मैं पहले ही बता चुका हूँ, ये बात जहन में रखिएगा, MCQs में ट्रिकी अगर ये बात आ जाए, क्या मॉलिक्यूल्स आपस में कोलाइड नहीं कर रहे हैं, कोलाइड कर रहे हैं, आपस में टकरा रहे हैं नॉर्मली जब मॉलिक्यूल्स, तो फिर यहाँ पर जो है वो केमिकल रिएक्शन हो जाना चाहिए ना। तो इस बात का आपने ये जवाब देना है कि टकरा तो रहे हैं, उनके पास एनर्जी तो है मॉलिक्यूल्स के पास, तभी तो आपस में टकरा रहे हैं, काइनेटिक एनर्जी तो है, लेकिन उतनी नहीं है, कितनी, जिसको हम एक्टिवेशन एनर्जी कहते हैं। एक्टिवेशन एनर्जी के लेवल पर अभी इन मॉलिक्यूल्स की एनर्जी नहीं आई। तो जब एक्टिवेशन के लेवल पे इन मॉलिक्यूल्स की एनर्जी आ जाएगी तो फिर ये क्या करेंगे, एक्टिवेशन एनर्जी इनको मिल जाएगी, फिर ये क्या करेंगे, फिर बॉन्ड ब्रेकिंग का प्रोसेस शुरू होगा। ठीक है भाई। यहाँ पर सेल्फ असेसमेंट भी है, उसको भी देख लेते हैं। उसमें ये एक एनर्जी डायग्राम है, उसने इसी को बताया है, तो ये देख लें, सेल्फ असेसमेंट नीचे ही मौजूद है। ये आ गया भाई नीचे, ये पेज नंबर 189 के, और ऊपर देखें ये एक डायग्राम भी बना हुआ है। तो बहरहाल ये सेल्फ असेसमेंट जो है ये क्या कहता है, सेल्फ असेसमेंट ये कहता है राइज ऑफ 10 डिग्री सेंटीग्रेड इंक्रीजेज द रेट ऑफ रिएक्शन ट्वाइस। तो 10 डिग्री राइज अगर आप टेम्परेचर करेंगे तो क्या हो जाएगा, ट्वाइस रेट हो जाएगा, मतलब 2 गुना रेट जो है वो बढ़ जाएगा। एक्सप्लेन इट बाय द हेल्प ऑफ एनर्जी डायग्राम। इस बात को आप एक्सप्लेन कीजिए एनर्जी
डायग्राम की मदद से। तो ये एनर्जी डायग्राम ऊपर बना हुआ, उन्होंने पहले ही बना के दिखाया हुआ है, ये रहा। यहाँ पर मॉलिक्यूल्स की तादाद है, ये जो लिखी हुई है, शुरू में कोई मॉलिक्यूल नहीं है, फिर 10 मॉलिक्यूल हैं, 20 मॉलिक्यूल हैं, 30 मॉलिक्यूल, 40 मॉलिक्यूल, 50 मॉलिक्यूल। मतलब जितना ऊपर ग्राफ जाएगा उतना मॉलिक्यूल्स की तादाद में इजाफ़ा होता चला जाएगा। ठीक है, ये जो है नीचे ये काइनेटिक एनर्जी है। काइनेटिक एनर्जी 1 है, काइनेटिक एनर्जी 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है। टेम्परेचर T1 है अभी। ठीक है, तो T1 टेम्परेचर के ऊपर ये जो है वो ग्राफ बन रहा है, ये जो है वो ग्राफ बन रहा है। इससे आपको क्या पता लग रहा है? अब देखें यहाँ पर, अगर ये केमिकल रिएक्शन का ग्राफ है, अभी आपने टेम्परेचर बढ़ाया नहीं है, T1 ही है। तो इस ग्राफ से आपने समझा क्या है? देखें जितना आगे, मिसाल के तौर पर इस ग्राफ में अगर मैं इस जगह पे पूछता हूँ, इस जगह पर, ये जगह आपको क्या बता रही है अभी? तो आप ये बताएं कि ये पॉइंट ये बता रहा है कि काइनेटिक एनर्जी अभी मॉलिक्यूल्स की इतनी है, 2 और 3 के दरमियान है। और कितने मॉलिक्यूल्स शामिल हैं इसके अंदर? सिर्फ 30 मॉलिक्यूल्स हैं। देखें ना, ये मॉलिक्यूल्स की तादाद है, 30 मॉलिक्यूल्स जो हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी इतनी है। फिर आप ये वाला बताएंगे तो आप बताएंगे कि यहाँ पर 60 मॉलिक्यूल्स हैं और 60 मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी 4 पे जा रही है। और जब आगे चलेंगे तो फिर आगे चलेंगे तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है, लेकिन मॉलिक्यूल्स की तादाद कम हो गई है। फिर आप आगे चलेंगे तो काइनेटिक एनर्जी और बढ़ गई है, लेकिन मॉलिक्यूल्स की तादाद और कम हो गई है। इससे ये पता लगता है कि, और ये हमारी ये जो है ना हमारी, ये कौन सी एनर्जी है? एक्टिवेशन एनर्जी। तो हम ये बात देखते हैं इसके अंदर कि नॉर्मल हालात में इस टेम्परेचर के ऊपर जो एक्टिवेशन एनर्जी है, AE मतलब एक्टिवेशन एनर्जी है, वो बहुत थोड़े मॉलिक्यूल्स के पास आती है, सिर्फ 10 मॉलिक्यूल्स के पास। सिर्फ 10 मॉलिक्यूल्स ऐसे हैं जो एक्टिवेशन एनर्जी के लेवल पर आ रहे हैं। और जबकि बाकी ये देखें, एक्टिवेशन ये वाला है 5 और 7 के दरमियान ये एक्टिवेशन, और कितने? सिर्फ 10 मॉलिक्यूल्स। यहाँ वाले मॉलिक्यूल्स 60 मॉलिक्यूल्स हैं, लेकिन ये एक्टिवेशन एनर्जी पे नहीं आ रहे, 4 पे आ रहे हैं, 5 और 7 के दरमियान नहीं आ रहे। अब आप टेम्परेचर जब बढ़ा देंगे, T2 कर देंगे, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि थोड़ा 8 तक मैं ले जाऊँ। अब ये दूसरा जो ग्राफ बनाया है आपने, T2 का बनाया, इसमें आप इस जगह पे देखें तो यहाँ पर इसको कंपेयर करें और इसको कंपेयर करें, तो ये जो T2 वाला जो ग्राफ है जिसमें 10 डिग्री राइज कर दिया आपने टेम्परेचर, यहाँ पर यहाँ पे जो मॉलिक्यूल्स हैं उनकी तादाद कितनी है? देखें, मॉलिक्यूल्स की तादाद बढ़ गई। ये कौन से मॉलिक्यूल्स हैं? जो 20 मॉलिक्यूल्स हो गए हैं, ये वो 20 मॉलिक्यूल्स हैं जो कि बिल्कुल एक्टिवेशन एनर्जी के लेवल पर आ गए हैं। पहले 10 मॉलिक्यूल्स थे जो एक्टिवेशन लेवल की शर्त पूरी कर रहे थे, अब कितने मॉलिक्यूल्स हैं? अब 20 मॉलिक्यूल्स हैं जो एक्टिवेशन लेवल की शर्त पूरी कर रहे हैं। ये कैसे हुआ? क्योंकि आपने टेम्परेचर बढ़ा दिया है। ठीक है भाई, ये एनर्जी डायग्राम भी हो गया। अगला जो हमारा पार्ट है सेल्फ असेसमेंट भी हो गया। अगला कोलाइजन थ्योरी, ट्रांजिशन स्टेट एंड एक्टिवेशन एनर्जी, ये है। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। नो लाइक नो सब्सक्राइब, ओनली शेयर।